तो आर यू रेडी? जल्दी से बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्या आप मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो कल मॉक टेस्ट करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि आप लाइव जुड़े हुए हैं तो मॉक टेस्ट बनता है। चलिए, आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है बहुत सारी बातें, तो ध्यान में रखना है क्या है, तो याद रखना है बुक्स आर फॉर यूज, डॉक्टर रंगनाथन का फर्स्ट लॉ पर आपको ऑब्जेक्टिव। पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम क्या कहता है, तो पुस्तकें क्या है, उपयोग के लिए है, यह हमारा पहला नियम है। अगला देखिएगा, बुक्स आर फॉर यूज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो एस आर रंगनाथन। अगला है पुस्तकों की खुली पहुंच। देखिए, हम अभी आपको बता रहे थे कि यही ऑप्शन इस तरह से आपको बताएगा कि खुली पहुंच ओपन एक्सेस की अवधारणा किस नियम से संबंधित है, यही तो पूछेगा। इसीलिए आप 9 पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अभी जस्ट बता दिए, यह हमारा प्रथम नियम हो जाएगा। बुक्स आर फॉर यूज नियम का उद्देश्य क्या है, तो किताबों को अधिकतम उपयोग में लाना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तुच्छ सत्यवाद ट्रैवल टूरिज्म किससे कहा गया है, तो यही तो है फर्स्ट लॉ, या फिर पुस्तकें उपयोग के लिए है, इसी को कहा गया है, ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, यह पहला नियम लागू हो। इसके लिए क्या हो, वो आरामदायक होना चाहिए, सजावटी, बंद और सुरक्षित नहीं, सजावटी नहीं, केवल स्टाफ के लिए नहीं। सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। CSA करेंट अवेयरनेस सर्विस का संबंध किस नियम से है, तो प्रथम नियम आपको ऑप्शन में दे सकता है, या फिर प्रथम नियम लिख के दे सकता है, ध्यान में रखना है। SDI सेवा किस प्रकार का है, तो यह व्यक्तिगत होता है, और सार्वजनिक या सामूहिक जो होता है वह CAS है, आपको ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी स्टाफ का कैसा होना, तो विनम्र और सहायक होना चाहिए। पुस्तकों का प्रचार करने का उद्देश्य क्या है, कि इसके उपयोग को बढ़ावा देना, और यह प्रचार किस नियम से है, तो प्रथम नियम से है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए स्थान का क्या महत्व है, तो लाइब्रेरी में आसानी से पहुंच होना चाहिए, ध्यान में रखना है। रेफरेंस सर्विसेज का मुख्य कार्य क्या है, तो पाठक को सही किताबों से जोड़ना, यह बातें ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी टेक्निक में क्या शामिल है, ये देखिए, लाइब्रेरी टेक्निक में एकदम याद रखिएगा, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाइब्रेरी आवर्स किस नियम के लिए है, तो लाइब्रेरी आवर्स भी पहले नियम की व्याख्या करता है, ध्यान में रखना है। बुक्स आर फॉर यूज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो याद रखना है 1931। एक एक बात हम बताए हैं। पुस्तकों के चयन की नीति का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना है कि चयन की नीति पाठकों में रुचि को बढ़ावा देगा, ध्यान में रखना है। SDI सेवा किसके लिए उपयोगी है, SDI है शोधकर्ता के लिए, ध्यान में रखना है। चलिए, बुक्स आर नियम पुस्तकालय के दृष्टिकोण प्रदान करता है, यह जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ध्यान में रखना है। अगला है, पुस्तकालय का भवन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए है, ध्यान में रखना है। हवादार होगा, आरामदायक, प्रकाश युक्त होगा, अंधकारमय कैसे हो सकता है, आपका A नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तकालय में 5 नियमों की कल्पना कब की गई थी, कल्पना देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। प्रतिपादन जो है 1931 और कल्पना तो 1924 ईस्वी में किया गया था, ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यह कौन सा नियम है, याद रखना है, यह 5वां नियम है, जो आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे। अगला है, पुस्तकों का अनुपलब्धता का समाधान, याद रखना है वैकल्पिक किताबों के चयन के छूट देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकों के प्रचार को सही तरीका नहीं है,
प्रचार का सही तरीका, देखिए CSA SDI ये सब सही तरीका है। नई किताबों की सूची बनाना ये भी सही है। किताबों को छुपा देंगे ये ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, पुस्तक बुक्स आर फॉर यूज नियम किस प्रणाली से संबंधित है? तो संपूर्ण पुस्तकालय प्रणाली को यह शूट करता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा तुच्छ सत्यवाद, याद रखना है ट्रेवल ट्रूथिज्म, याद रखना है क्या है ट्रूथिज्म? यह सामान्य लेकिन बहुत ही मौलिक रूप से सत्य माना जाता है, ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी साइंस में बुक आर फॉर यूज नियम किस प्रकार की समस्याओं पर लागू होता है? तो उपयोगिता और पहुंच, इसी पर संदर्भित है हमारा ये प्रथम नियम। पुस्तकों उपयोग के लिए है, यह किसका विरोध करता है? तो सिर्फ और सिर्फ संग्रहण मात्र अगर आप पुस्तकालय को देखते हैं तो इसका ही वो विरोध करता है। इसके उपयोग को बढ़ावा देता है, डिजिटलाइजेशन और उसके प्रकाशन को भी बढ़ावा देता है, लेकिन आपको संग्रहण मात्र की वस्तु इसे नहीं बनाना है। पहले नियम के अनुसार पुस्तकालय में किताबों का क्या प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए? यह पढ़ने और उपयोग के लिए ही है, ध्यान में रखना है। रेफरेंस लाइब्रेरियन का कर्तव्य क्या है? कि रीडर को सही किताबों की पहुंच बनाना। और 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या डॉक्टर एस रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के किसके माध्यम से वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किए हैं? तो उन्होंने 5 नियम दिया, इसी के आधार पर ध्यान में आपको रखना है। तो ठीक है, तो चलिए, एवरी रीडर्स हिज और हर बुक का मूल उद्देश्य, हमने अभी आपको मूल उद्देश्य के बारे में अच्छे से समझाया, तो जल्दी से बताइएगा कि क्या है मूल उद्देश्य? क्या पुस्तकालय में अधिकतम पुस्तकों को संग्रहित करना? सोचिएगा, प्रत्येक पाठक की विशिष्ट जानकारी, आवश्यकताओं को पूरा करना, पुस्तकालय भवनों का विस्तार करना, पाठकों को पुस्तक दान हेतु प्रेरित करना। कभी कभी होता है कि लाइब्रेरियन कह देते हैं ये पुस्तक नहीं है, तुम्हारे पास तो ढेर ही पैसा है ना, तो 2-3 बुक खरीद लेना मार्केट से और यहाँ लाके रख देना, ठीक है ना? हाँ, तुम द हिंदू रोज पढ़ता है ना, तो द हिंदू में इतना पैसा लग जाता है, तुम 100 रुपया दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि पाठकों को पुस्तक दान के लिए प्रेरित करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुस्तकालय भवन का विस्तार, ये सब वन में था, ठीक है ना, वन में था, याद रखना है। पुस्तकालयों में अधिकतम पुस्तकें संग्रहित करना, ये भी वन का बात है, ठीक है। प्रत्येक पाठक की विशिष्ट जानकारी, आवश्यकताओं को पूरा करना, यह क्या है? तो यह स्टाफ के कर्तव्य के अंतर्गत आता है और इसका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए, पुस्तकालय अध्यक्ष को पाठकों की जरूरत को समझने हेतु क्या करना चाहिए? अगर आप लाइब्रेरियन हैं, लाइब्रेरी के अध्यक्ष के रूप में जॉब ले लेते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए पाठकों के जरूरत को समझने के लिए? क्या आंतरिक लेखा का परीक्षण करना चाहिए? क्या मासिक पुस्तक की समीक्षा करना चाहिए? उपयोगकर्ता के अध्ययन को सर्वेक्षण करना चाहिए? तकनीकी सेवा का पुनर्गठन करना चाहिए? बेहतरीन ऑप्शन के साथ आपको ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ध्यान में रखना है। आंतरिक लेखा का परीक्षण क्या करेंगे? मासिक पुस्तक की समीक्षा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तकनीकी सेवा का पुनर्गठन भी कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में से सबसे बढ़िया ऑप्शन है क्या? तो उपयोगकर्ता का अध्ययन कीजिए और उसका सर्वेक्षण कीजिए। उपयोगकर्ता को क्या चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, जल्दी से आंसर बताइएगा। इस सिद्धांत का, यानी यहाँ पर होगा दूसरे सिद्धांत का, है ना, अनुपालन करते समय पुस्तकालय अध्यक्ष को क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन का लेवल आप जरूर एक बार देखिएगा। क्या नहीं करना चाहिए? पाठकों की व्यक्तिगत प्राथमिकता का सम्मान, ये तो करना चाहिए। समावेशी संग्रह का निर्माण, ये भी अभी जस्ट बताए कि दूसरे नियम को समावेशी रूप से देखना चाहिए।
पूर्वाग्रहों के आधार पर सामग्री का चयन। जी हाँ, यही तो अभी बताए। अब आप देखिए ये ऑप्शन आप बताइए तो क्या अगर आप थ्योरी नहीं करेंगे तो बना पाएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। याद रखना, विविध पाठकों के लिए सेवा उपलब्ध कराना आपसे नहीं पूछा गया है, इसीलिए ये काम पुस्तकालय अध्यक्ष को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एवरी रीडर हिज और हर बुक सिद्धांत किस मूल्य की पुष्टि करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह सिद्धांत किस वैल्यू को बताता है, यह आपसे पूछा गया है। ध्यान में रखना है, गोपनीयता को बिल्कुल नहीं, है ना। उत्तरदायित्व को बताता है, बिल्कुल नहीं। सूचना का समान पहुंच हो, यही बातें कहा गया है लॉ 2 में। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रंगनाथन द्वारा पहचाने गए विशिष्ट पाठक वर्गों में सम्मिलित नहीं है? आपसे पुनः एक क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जा रहा है जहां पर नहीं को शामिल क्या है। रंगनाथन साहब ने द्वारा पहचाने गए विशिष्ट पाठक वर्ग में क्या सम्मिलित नहीं होना चाहिए? देखिए, विशिष्ट पाठक वर्ग का हमने 7 पॉइंट लिखाया, उस 7 पॉइंट को रटिए, कोई उपाय नहीं है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और रटें, एकदम कोई उपाय एकदम है ये नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने जो लिखाया है उसमें वित्तीय विश्लेषण शामिल नहीं था, नव साक्षर होगा, कारीगर भी होंगे, शारीरिक रूप से विकलांग भी होगा। आपसे नहीं पूछा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें ये बातें नहीं कहा गया है कि वित्तीय विश्लेषक होना चाहिए। चलिए, पुस्तकालय सेवा में केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? तो याद रखना है, पुस्तकालय की सर्विस में सबसे महत्वपूर्ण है पाठक। बिल्कुल, रीडर ही सब कुछ है। जिस तरह से हम लोग अगर व्यापार करते हैं तो उपभोक्ता ही सब कुछ है, उसी तरह से लाइब्रेरी में पाठक ही सर्वे सर्वा है। ध्यान में रखना है, पाठक नहीं तो लाइब्रेरी नहीं। ये जो दूसरा नियम है, एवरी रीडर हिज और हर बुक सिद्धांत का पालन न करने से क्या प्रभावित होता है? तो याद रखना है, अगर इस नियम का पालन ना किया जाए तो पाठक जो है उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा, यानी पाठक की संतुष्टि को पूर्णतः सेटिस्फाइड करता है। यह हमारा दूसरा नियम ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, राज्य का कर्तव्य, अभी जस्ट बताए राज्य के कर्तव्य वह किस प्रकार की नीतियां बनाए। तो ध्यान में रखना है कि वह किस प्रकार की, केवल शैक्षणिक नीति बनाए नहीं, डिजिटल प्रकाशन को नियंत्रक के रूप में वर्क करे नहीं, सार्वभौमिक पुस्तकालय का अधिनियम, ध्यान में रखना है, अधिनियम की बात हमने थ्योरी में बताया और ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि उन्हें सार्वभौमिक पुस्तकालय अधिनियम बनाना चाहिए जिससे कि आपका उद्देश्य पूरा हो। राज्य द्वारा किन्हें विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो याद रखना है, राज्य सरकार का कहना है, क्या राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि आप एक ऐसा अधिनियम बनाइए जिसमें पुस्तकालय में पिछड़े और वंचित समुदाय के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिले। यह बातें ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकालय प्राधिकरण का को संग्रह विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो ध्यान में रखना है, अगर संग्रह करके आप पुस्तकालय का विकास करना चाहिए तो क्या संग्रह करें? तो सबसे पहले तो आपको रीडर्स के बारे में जानना होगा। रीडर्स का संग्रह सर्वेक्षण कर लीजिए और उसके बाद ही आप संग्रह करिए। रीडर्स किस टाइप के हैं आपके लाइब्रेरी में, उस तरह का बुक को ही संग्रहित कीजिए। यानी संग्रह से पहले आपको पाठक का सर्वेक्षण करना होगा। पाठकों को पुस्तकालय उपयोग हेतु किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए? पाठकों को पुस्तकालय उपयोग हेतु किस प्रकार तैयार करना चाहिए? तो याद रखना है कि पाठक को पुस्तकालय द्वारा यूजर ओरिएंटेशन और शिक्षा के माध्यम से उन्हें तैयार करना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखना है।
विशेष आवश्यकता वाले पाठकों के लिए राज्य को क्या उपलब्ध कराना चाहिए। जस्ट हमें अभी बताए कि अगर कोई स्टाफ को ये चाहिए कि अगर कोई रीडर्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या रीडर्स हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए, ये आप भी समझ सकते हैं। यानी उन्हें सहायक तकनीकी जिससे उसको सहायता मिले वो सभी साधन वहां पर संग्रह करना चाहिए। जैसे कोई अगर श्रम बाधित है तो उन्हें ऑडियो सामग्री प्रदान करनी चाहिए, यह सभी व्यवस्थाएं। जैसे कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो उन्हें ब्रेल लिपि के माध्यम से कुछ सामग्री प्रदान करने चाहिए, जैसे कि लाइब्रेरी हमारा पूर्ण तरीके से काम करे, ध्यान में रखना है। पुस्तकालय उपयोगकर्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया है। तो पुस्तकालय उपयोगकर्ता शिक्षा यानी उसको शिक्षित करना, यानी पाठक को संसाधनों तक पहुंचने के लिए दक्षता यानी उसको ज्ञान देना, ध्यान में रखना है। अगला है हमारा पुस्तकालय स्टाफ को कौन सा व्यवहार उचित नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाठक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखना है। लाइब्रेरियन को किस गुण का पालन करना चाहिए, तो वो उन्हें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, यह पहला वर्ड, ठीक है ना। उनको तटस्थता रखनी चाहिए, अधिकारवादी नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उन्हें तटस्थता यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट रुचि वाले व्यक्ति जो रीडर्स हैं को सेवा देने के लिए पुस्तकालय को क्या करना चाहिए, तो ध्यान में रखना है सटीक संग्रह और सेवा योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल याद रखना है ये सब बातें। निम्नलिखित में से कौन सी बाधा हर पाठकों को उसकी पुस्तक के सिद्धांत में आती है, ये बाधाएं आपसे पूछी गई है। तो याद रखना है सबसे ज्यादा तो पुस्तकालय में यही होता है कि वह पुस्तकालय अध्यक्ष के पूर्वाग्रह से प्रताड़ित हो जाते हैं। सही बात है, पुस्तकालय के पूर्वाग्रह और उनके पक्षपात व्यवहार के कारण ही सबसे पहले रीडर्स का मूड हो जाता है खराब, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा हमारा जवाब। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा पुस्तकालय संग्रह को किसे विकसित किया जाना चाहिए, पुस्तकालय संग्रह को कैसे विकसित करना चाहिए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है आप सभी को कि पुस्तकालय संग्रह को कैसे विकसित करना चाहिए। तो ध्यान में रखना है कि पुस्तकालय में अगर आप संग्रह करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उपयोगकर्ता के आवश्यकताओं का क्या कीजिए, अनुरूप कार्य कीजिए, यह बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ध्यान में रखिएगा किस इकाई को अनुदान द्वारा पुस्तकालय की सहायता करनी चाहिए। देखिए अगर अनुदान मांगते हैं तो आप अनुदान पाठक से नहीं मांगिए, इसकी एकदम कंपलसरी है कि पाठक से नहीं मांगना है। आपको हमने दूसरे नियम में बताया किससे हम अनुदान मांग सकते हैं, तो राज्य सरकार से, यह अभी जस्ट बताया कि ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट हमने पढ़ाया, राज्य सरकार का कर्तव्य आपको समझाया। निम्नलिखित में से किस माध्यम से हर पाठक को उसकी पुस्तक का सिद्धांत डिजिटल क्षेत्र में लागू करना चाहिए, तो ध्यान में रखना है ई बुक पोर्टल, ध्यान में रखना है ये मैनुअल कैटलॉग यानी हो गया ऑफलाइन, रजिस्टर को का लॉग बनाना ये भी हो जाएगा ऑफलाइन, कार्ड कैटलॉग बनाना ये भी नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन की बात करना चाहते हैं डिजिटल क्षेत्र में तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ई बुक पोर्टल का व्यवस्था कराना होगा। पुस्तकालय सेवा में का समावेशी होना किसका संकेत देता है, समावेशी मतलब केवल नहीं होगा, ठीक है ना, और क्या चयनित सदस्य यानी ये भी हो गया सीमित, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, यह बातें आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ छात्रों के लिए नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा व्यवहार पुस्तकालय स्टाफ के लिए अनुचित है, यह पूछा गया है। उपयोगकर्ता की सहायता करना तो सही बात है, जानकारी को साझा करना, जानकारी छुपाना,
बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी ऐसा व्यवहार स्टाफ को नहीं करना चाहिए। पाठक को पुस्तकालय की सामग्री की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? किताबों को अपने पास रख लेना चाहिए? नहीं, बल्कि उचित तरीके से उसे उपयोग में लाने के लिए यही है इसकी रक्षा करना। याद रखना है, एकदम बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल रहा है। आपको ऑप्शन का लेवल भी समझ में आ रहा होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है लुच्चू पुच्चू तुच्चू वाला, है ना। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। आज लगातार आपको 8वां वीडियो मिल रहा है और अरेंज ऑर्डर में क्लास के रूप में थ्योरी का आज दूसरा क्लास है और क्वेश्चन सीरीज का भी दूसरा क्लास कल हो चुका है, आज होगा तीसरा क्लास। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहे विश्वास के साथ। और नंबर आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि 95251757 और 37 पर व्हाट्सएप से जुड़िए, जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। आपको यहां पर पीडीएफ भी भेज दिया जाता है, कोई भी डिमांड हो और पेड कोर्स के बारे में भी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, उपयोगकर्ता को कौन सी सक्षमता या क्षमता विकसित करनी चाहिए? उपयोगकर्ता को क्या करना चाहिए? प्रशासनिक नियंत्रण उपयोगकर्ता कैसे कर सकता है? गोपनीयता का उल्लंघन भी नहीं करेगा। सूचना खोजने में दक्ष होना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी से लेना है तो उसको ढूंढने में वो दक्ष हो, यह बातें सटीक बैठता है। याद रखना है, स्टाफ का प्रबंधन भी नहीं होगा, सूचना खोजने में वो दक्ष हो, ध्यान में रखना है। किस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है? हर पाठक की जरूरत अलग अलग होती है। याद रखना है, हर पाठक की जरूरत यानी रीडर्स, ध्यान में रखना है। रीडर्स के लिए ही है हमारा दूसरा सिद्धांत, सेकेंड लॉ। लाइब्रेरियन को किस चीज को के लिए निष्पक्ष होना चाहिए? तो ध्यान में रखना है, जब सामग्री का चयन कर रहा हो तो याद रखना है कि आपको चयन करने के समय में आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आप कह रहे हैं टेलीग्राम, तो टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अब हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे भी फ्री में डाटा उपलब्ध है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्राइवेसी के लिए, चूंकि आप जानते हैं कंटेंट थोड़ा कीमती होता है, उसके प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए टेलीग्राम पे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, इसीलिए आप हमारे व्हाट्सएप पे ही आए, है ना। और दूसरी बात है कि या तो एप्लीकेशन से डाउनलोड करें। टेलीग्राम पे हमें शेयर करने में थोड़ी सी परेशानी होता है, क्योंकि आजकल पायरेसी का जमाना है। हमारा कंटेंट लेकर और किसी और ने इस पर थंबनेल लगा दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए इसकी प्राइवेसी के लिए हमने थोड़ा सा अलग व्यवस्था रखा है। टेलीग्राम को थोड़ा सा कम मानते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा एप्लीकेशन है, वहां पर आपको कंटेंट मिल जाता है, निःशुल्क भी बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, इसलिए ध्यान में रखना है। कौन सा तकनीकी, इसका आंसर हो गया हाँ बिल्कुल। कौन सी तकनीकी उपकरण पाठकों की आवश्यक पुस्तकें ढूंढने में मदद करता है? तो यही तो था, याद रखना है ओपीएसी। कल के कक्षा में विस्तार से हमने चर्चा किया है। आप हमारा एक भी क्लास मिस मत कीजिए। विशेष रुचि वाले पाठक के लिए उपयुक्त संग्रह का निर्माण क्या दर्शाता है? तो ध्यान में रखना है, अगर विशेष रुचि वाले पाठकों के लिए अगर आप संग्रह करते हैं तो यही है लोकतंत्रीकरण। विद्यालय और पुस्तकालय में लोकतांत्रिक वातावरण रहना चाहिए, तो लोकतांत्रिकरण की व्यवस्था पुस्तकालय में भी होनी चाहिए। यह बातें दूसरा सिद्धांत कहता है। यदि एक नव साक्षर पाठक पुस्तकालय आए तो पुस्तकालय का उत्तरदायित्व क्या बन जाता है? नव साक्षर पाठक है, नया नवेला पढ़ने वाला कोई है, तो ध्यान में रखना है कि उसे केवल समाचार पत्र दे देंगे क्या? उसे नजरअंदाज कर देंगे? उन्हें सदस्यता से वंचित कर देंगे? नहीं, उन्हें सरल भाषा में सामग्री उपलब्ध कराएंगे। ये बातें ध्यान में आपको रखना है। हर पाठक को उसकी पुस्तक, ये दूसरा नियम है, अब तो याद हो गया होगा। सिद्धांत पुस्तकालय को किस प्रकार की संस्था बनाता है?
तो यह बताता है उपयोगकर्ता केंद्रित संस्था है हमारा लाइब्रेरी। तो चलिए अब हम लोग इस पर 30 प्रश्न, क्योंकि हमारे हर एक क्लास में आपको 30 एमसीक्यूज मिलता है और हम चाहते तो इसी तरह से एक ही साथ तीनों रूल को लाते, लेकिन नहीं, आपको जल्दी से हम कवर कराएंगे अलग अलग क्लास में अलग अलग रूल, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे नियम, हर पुस्तक का अपना पाठक होता है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है पाठकों की संख्या बढ़ाना बिल्कुल नहीं, ध्यान में रखना है संग्रह का संरक्षण नहीं, पुस्तकों के लिए उपयुक्त पाठक को खोजना, यही तो है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ओपन एक्सेस प्रणाली का संबंध किससे है? ओपन एक्सेस को हम लोगों ने दो तरीके से पढ़ा, ध्यान में रखिएगा, पुस्तकालय स्टाफ की छटनी के लिए नहीं, पाठकों की पुस्तकों तक सीधी पहुंच को ही ओपन एक्सेस कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, तो ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पाठकों की स्वयं पुस्तकों की खोज को प्रोत्साहित करता है? आप बताइए तो कौन सा नियम है जो स्वयं पुस्तकों के खोज को बढ़ावा देता है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यही तो है, ये हमारा ओपन सेफ, आपको हम पढ़ा दिए हैं। ओपन सेफ जो है यह क्या है? यही है हमारा ओपन सेफ, मतलब खुले तौर पर रखा हुआ है, आप आसानी से जाकर वहां तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तीसरे नियम की पूर्ति में कैटालॉगिंग की क्या भूमिका है? हमने भी कैटालॉगिंग आपको अच्छे से समझाया ना, ध्यान में रखना है। कैटालॉगिंग क्या करता है? संग्रह हटाने की में शायद नहीं, गोपनीय डेटा बनाना बिल्कुल नहीं, केवल आंकड़ों का रिकॉर्डिंग नहीं, पाठकों को पुस्तकें खोजने के लिए कैटलॉग बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए कि प्लाई खरीदने जाते हैं या कोई सनमाइका खरीदने जाते हैं, तो आपको एक एल्बम में सनमाइका को कैटलॉग उसको कहते हैं, दिखाया जाता है। साड़ी खरीदने जाते हैं तो अलग अलग स्टाइल का साड़ी का पिक्चर लेडीज की पहने हुए ड्रेस में आपको दिखाया जाता है, वही तो है कैटलॉगिंग। तो आपको पुस्तक का भी कैटलॉग तैयार करना होता है। यह पुस्तकों, ये तीसरे नियम में कैटलॉगिंग कितना महत्वपूर्ण है, आप इस उदाहरण से आराम से समझ पा रहे होंगे, तो आपको यह आंसर समझ में आ गया होगा। श्रृंखला प्रविष्टि किसका उदाहरण है? देखिए, श्रृंखला प्रविष्टि, अगर आप श्रृंखला को बोलते हैं, यह सीरीज का बुक है, जैसे साइंस सीरीज के लिए आप कुछ कोडिंग किए, तो यह हमारा कैटलॉगिंग में भी मदद करता है, ओपन एक्सेस में भी मदद करता है और पाठक तक पहुंचने में भी मदद करता है। तो ध्यान में रखना है कि कैटलॉगिंग में सहायक प्रविष्टि ही श्रृंखला प्रविष्टि है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कैटलॉग प्रविष्टि विषय वस्तु के गहन विश्लेषण में सहायक सिद्ध करता है? तो याद रखना है कैटलॉग की जैसे ही गहन विश्लेषण की बात हो गया, तो विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तकें पाठकों की तभी मिल सकती है जब, यह पूछा गया कि पुस्तकें जो है पाठकों को कैसे मिल सकता है, तो वही हमने जो ओपन एक्सेस की बात किया है, तो याद रखना है कि वे व्यवस्थित तरीके से पहुंच के योग्य हो, यानी पहुंच योग्य अगर होता है तो इसी को ओपन एक्सेस कहते हैं, यह बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सेल्फ व्यवस्था में विषयों के किस प्रकार को रखा जाना चाहिए, किस प्रकार रखा जाना चाहिए? क्या यादृच्छिक तरीके से, यानी आपको रेंडमली इधर उधर छिटा हुआ नहीं, पुस्तकों की लंबाई के अनुसार नहीं, विषयों को अपनी संगति के अनुसार, ध्यान में रखना है हर विषय को उसके साथ रखना चाहिए। साइंस का एक अलमीरा अगर है तो वहां साइंस का अलग अलग बुक मिलना चाहिए, यही है
विषयों की अपनी संगति के अनुसार अरेंज करना चाहिए। किसी भी सेल्फ में ध्यान में आपको ये बातें रखना है। सभी को नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी आभार, और आप हमारे साथ ही जुड़िए क्योंकि आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ चुके हैं। और आप कमेंट में इसी तरह से जवाब दीजिए, हमें भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट में जवाब देते हैं। और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया। 30 क्वेश्चन आपसे हम डेली पूछते हैं। विस्तार सेवा एक्सटेंशन सर्विसेज याद रखना है किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। याद रखना है पुस्तकालय का निजीकरण नहीं होगा, पुस्तकों को बेचने की प्रक्रिया है, बेचने की यहाँ बात ही नहीं करेंगे लाइब्रेरी साइंस में। पाठकों और पुस्तकों को जोड़ने की प्रक्रिया है, बिल्कुल। सर्विसेज का एक्सटेंशन यानी सेवा विस्तार, समझ में आ रहा है। विस्तार सेवा कहने का मतलब हो गया कि हम लोग जो सर्विस लाइब्रेरी के थ्रू दे रहे हैं पाठक तक इजी एक्सेस हो रहा है, यानी पाठकों और पुस्तकों को जोड़ने का, उसके साथ रिलेशन को बनाने का मौका मिलता है, तो विस्तार सेवा कहलाता है हिंदी में। पुस्तकालय में प्रचार यानी पब्लिसिटी, हमने पढ़ाया आपको पब्लिसिटी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पुस्तकालय में प्रचार यानी पब्लिसिटी क्यों आवश्यक है, तो ध्यान में रखना है पुस्तकों को पाठकों तक पहुंच, यानी आपको वहां तक पाठकों के लिए बुक की उपलब्धता यह जरूरी है, तभी जब उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। हर पुस्तक का पाठक होता है, यह दर्शन किस दर्शन को बढ़ावा देता है, तो हमने अभी आपको बताया पाठक केंद्रित होगा या पुस्तक केंद्रित होगा। जल्दी से बताइए, हर पुस्तक का अपना पाठक होता है, यह क्या हो गया, थर्ड नियम हो गया। याद रखना है थर्ड नियम जो है वह पुस्तक केंद्रित है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुस्तकालय के संदर्भ में लाइब्रेरियन को किस भूमिका में कार्य करनी चाहिए, तो वही एक प्रचारक भी होते हैं, ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा तकनीकी पुस्तक और पाठक के बीच दूरी को घटाता है यानी नजदीकता लाती है। हमने पहले ही बताया है ओपेक के बारे में, और डिजिटल सूचना के माध्यम से आप ये प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आजकल के जमाने में ईमेलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ये सभी डिजिटल सूचना के अंतर्गत आएगा। और आपको ओपेक के बारे में भी हमने आपको अच्छे से समझाया है। आप हमारे क्लास को कृपया मिस ना करें, क्योंकि जब इतने बड़े सिलेबस को हम कवर करना चाह रहे हैं 2 से 2.5 महीने में, तो आपको हर एक क्लास में अगर हम रिपीटेड चर्चा करेंगे तो संभव नहीं है, इसीलिए आपको पढ़ना होगा हर एक बात को। कैटलॉगिंग में क्रॉस रेफरेंस किसके लिए उपयोग किया जाता है। देखिए एकदम स्टार क्वेश्चन है। कैटलॉगिंग में क्रॉस रेफरेंस जो है वह वैकल्पिक पहुंच के मार्ग को प्रदान करने हेतु किया जाता है। क्या आपको क्रॉस मार्किंग है यानी विकल्प है आपके पास, चलो साइंस में हम ये नहीं पढ़ पा रहे हैं तो साइंस का ये वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। यानी आपको ये नहीं मिल रहा है तो इसके बदले ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको पढ़ लीजिए। जैसे करंट अफेयर में अगर पीडी खोज नहीं मिला तो आप सक्सेस मिरर को पढ़ लीजिए, आपके पास ये ऑप्शन है। आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने आए थे तो द हिंदू पढ़ लीजिए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। और ये कैटलॉगिंग में काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप सभी जान चुके हैं, पुस्तकों की दृश्यता और पहुंच को बढ़ावा देना, यही है प्रचार यानी पब्लिसिटी का मुख्य उद्देश्य, ध्यान में रखना है। अगला है प्रचार के कौन से रूप आज डिजिटल रूप में उपयोगी होता है, तो सभी को पता है ई न्यूज लेटर। आप सभी जानते हैं ई न्यूज पेपर भी आजकल हम लोग बैठे बैठे दिन रात पढ़ रहे हैं। इन शॉर्ट्स में आपको न्यूज मिलता है, आप पॉपुलर ऐप का नाम भी आप जानते होंगे। तो यह क्या है, हमारा प्रचार प्रसार यानी पब्लिसिटी का एक माध्यम है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। और सोशल मीडिया सबसे बड़ा
बात है कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं अगर आप लाइब्रेरी साइंस है। जैसे अभी हम कोर्स के फी को स्टेटस लगा दिया करते हैं, अपने ही पब्लिसिटी हो जाता है। तो प्रचार प्रसार के लिए आपको सोशल मीडिया का भी सहारा आजकल लेना पड़ता है, ध्यान में रखना है। तो क्या आप हमारे इस कोर्स का स्टेटस लगा सकते हैं? आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हम भी एक नया YouTube के दुनिया में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आए हैं, आप लोगों से उम्मीद है। तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को भी स्टेटस में लगा लीजिए। अगर स्टेटस में लगाकर आप हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। यही नहीं, आप हमारे एप्लीकेशन के लिंक को भी आप स्टेटस पे लगाएं और आप अपने मित्रों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए। आज ग्रुप हमने अच्छे से बना दिया है, सभी लाइब्रेरियन को एक अलग ग्रुप हमने दे दिया है। उसमें अभी लगभग 40 से 50 स्टूडेंट पेड कोर्स वाला जुड़ चुका है। तो आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बनिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। हाँ, वैकेंसी तो आना ही है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। बस तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। आप एकदम बेहतरीन तरीके से हाई लेवल का कंटेंट के साथ पढ़ाई करते रहिए। किस स्थिति में कोई पुस्तक पाठकों तक नहीं पहुंच सकता है? तो जब वह सेफ में ही नहीं दिखेगा तो ध्यान में रखना है फिर वहां तक पाठक कैसे पहुंचेगा, यह बातें ध्यान में रखना है। सेफ की अधिकतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सेफ की ऊंचाई कितनी होना चाहिए? तो ध्यान में रखना है, ऐसा सेफ नहीं बना दीजिए कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद वो बुक उतरेगा। तो ध्यान में रखना है, हमारा हाइट के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। तो याद रखना, ये निर्धारित किया गया है हमारे SR रंगनाथन स्वामी के द्वारा। ध्यान में रखना है, 6.5 फीट, रट्टा मार लीजिए, 6.5 फीट से ज्यादा सेफ नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। गोदरेज के हाइट का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, विषयवार वर्गीकरण। विषयवार वर्गीकरण के लिए कौन सी प्रणाली? देखिए, यही ऑप्शन था आपको जो हमने पहले बता दिया। ध्यान में रखना है, ISO के बारे में पढ़ा दिए हैं, है ना, AACR2 के बारे में पढ़ा दिए, DDC। तो याद रखना है वर्गीकरण के लिए याद रखना है DCC। अभी जस्ट बताए DDC का फुल फॉर्म, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जिसका कमेंट आएगा हम उनका नाम लेंगे। जल्दी से बताइएगा कि DDC का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे आप सभी को। चलिए, अगला है हमारा, पुस्तकालय को सामाजिक संस्कृति केंद्र में बदलने का एक लाभ क्या है? पुस्तकालय को सामाजिक और संस्कृति केंद्र के रूप में बदलने से क्या लाभ होता है? तो याद रखना है, अगर हम लोग पुस्तकालय को एक सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा देते हैं, अगर हम लोग उसको सामाजिक दृष्टिकोण से पेपर पढ़ने के लिए भी हम रीडर्स को बुलाते हैं, नहीं, बूढ़े बुजुर्ग के लिए हम अगर नॉवेल रख देते हैं वहां पे, तो क्या होगा? पाठक का जुड़ाव होगा। तो यही कह रहा है कि अगर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से लाइब्रेरी को हम प्रमोट करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा? तो ध्यान में रखना है कि पाठक जुड़ेंगे, तो यही हो जाएगा, पाठक के जुड़ाव को क्या करेंगे? हम बढ़ावा देंगे। ध्यान में रखना है, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। अलका मिश्रा जी का बेहतरीन जवाब आया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये साबित करता है कि आपने अपना बी लीव या एम लीव को बेहतरीन तरीके से पढ़ के किया है। सही बात है। अभी कॉल आ रहा है कि सर मार्केट में भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, तो आपसे निवेदन करेंगे, आपका करियर सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि डिजिटल युग में आप किसी भी सर्टिफिकेट को खरीद के जॉब नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ऑनलाइन में आप पकड़े जाएंगे और आपका चारों तरफ से करियर बंद हो जाएगा। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रमाणिक सर्टिफिकेट को ही परचेज करें अगर ऑथेंटिक है तो। ठीक है, चलिए, तो आज भी कॉल आया था, ध्यान में रखना है। कुछ यूनिवर्सिटी भी वायरल हो रहे हैं, कुछ कॉलेज भी वायरल हो रहे हैं जो कि अभी लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट को खुलेआम बेच रहे हैं। तो कृपया भ्रम में ना फैले और भ्रम को ना फैलाएं, ध्यान में रखना है। एक पुस्तक जिसे वर्षों तक किसी ने उपयोग नहीं किया, पढ़ा नहीं, फिर भी क्यों उसे रखी गई है? एकदम देखिए कितना क्रिटिकल क्वेश्चन है। किसी भी पुस्तक को अगर नहीं पढ़ा गया है वर्षों से, फिर भी उसे लाइब्रेरी में हम रखते हैं, क्यों रखते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह क्या है? यह रखना नियम के विरुद्ध है? नहीं, यह नियम को एक चुनौती देता नहीं। उसका पाठक भविष्य में कभी भी
मिल जाएंगे। यही तो है कि तुम कब आओगे, आस में हम बैठे हुए हैं। सिर्फ तुम मूवी के जैसा कि वो आज न कल तो मिल ही जाएगी, ध्यान में रखना है। और मिल जाएगी तो फिर क्या करेंगे हम? तो यही बातें आपको समझ में आता है। तीसरा नियम बेहतरीन, आपको एकदम अब तो याद हो जाएगा, बिल्कुल आपको चिंता और परेशानी नहीं होगी। चलिए, पुस्तकालय में कौन सा कार्य थर्ड लॉ के विरुद्ध है? थर्ड लॉ कहता है ओपन एक्सेस होना चाहिए, सब्जेक्ट का शेल्विंग भी होना चाहिए, गोपनीय संग्रह बिल्कुल गलत बात है। यानी आपको यहाँ विरुद्ध है तो यही तो विरुद्ध है। पब्लिसिटी भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं करना, ये इसके विरुद्ध है। आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल थर्ड। यदि पुस्तकालय को केवल लोकप्रिय पुस्तकों में रखे तो यह किस नियम का उल्लंघन होगा? सिर्फ लोकप्रिय पुस्तकों को ही उसमें रखेंगे, यह किस नियम का उल्लंघन होगा? तो ध्यान में रखना है, लोकप्रिय पुस्तक को रखने का मतलब क्या हुआ कि जिसका सिर्फ रीडर है वही बुक रखेंगे, बाकी पुराने बुक को हम हटा देंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से ये पड़ा हुआ, उसमें क्या कर रहे हैं, दीमक लगने को है, तो क्या उस पुस्तक को हम हटा देंगे? अगर हटा देते हैं तो तीसरे नियम का उल्लंघन हो जाएगा। हाँ, बेहतरीन कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो विस्तार से पढ़ रहे हैं, बेहतरीन। सभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, हम चाहते हैं आपका नाम लेना, लेकिन नहीं लेंगे। बोले क्यों? क्योंकि ये वीडियो अगर कोई कल देखेगा लाइव के बाद तो उनको थोड़ा सा बोरियत लगेगा, इसीलिए हम भी पाठकों का ध्यान रखते हैं। तो ये माफी चाहेंगे कि आपका नाम हम तभी लेंगे जब कभी आपका विशेष कमेंट आएगा, तो हम आपका नाम जरूर ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, लोकप्रिय पुस्तकों को अगर हटा देते हैं यह नियम का उल्लंघन करेगा और ये तीसरे नियम का उल्लंघन माना जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। पुस्तकों के प्रचार में सबसे प्रभावी आधुनिक तकनीकी की बात करेंगे तो सोशल मीडिया का अभियान कैंपेन चला देंगे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमने सोचा कि ये छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमारी आदतें, मैं हूं आदत से मजबूर। जब तक हम आपके दिमाग में छाप नहीं देंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। और 40 मिनट का क्लास हम पहुंचा चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम टाइम पास करके पहुंचाए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां। जस्ट अभी हमने बताया विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां अधिकतर किस प्रकार की सामग्री के लिए यूज होता है। तो ध्यान में रखना है, समग्र पुस्तकों में निहित अध्यायों के लिए ही विश्लेषणात्मक, समग्र पुस्तक दैट मीन्स हम लोग विश्लेषण कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग कैटलॉगिंग कर रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं, ये सभी हमारे समग्र पुस्तकों में निहित अध्यायों के लिए विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां ध्यान में रखना है। संग्रह रुचि के अनुसार, संग्रह रुचि के अनुसार नीति क्या दर्शाती है? तो ध्यान में रखना है, रुचि के अनुसार, यह हमने पहले बताया है, आज का ये नहीं है। पुस्तक आधारित सोच ये है हमारा थर्ड, जबकि यह है पाठक उन्मुख सोच को बतलाता है। संग्रह अगर हम करते हैं रुचि के अनुसार तो ध्यान में रखना है, ये हमारा हो जाएगा पाठक उन्मुख सोच, ध्यान में रखना है। संदर्भ सेवा हमने बताया था, रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज क्या है, यह याद रखना है किसकी योग्यता है, यह संग्रह करने की गहन ज्ञान को हम लोग दर्शाते हैं, ध्यान में रखना है। पाठक और पुस्तक में मेल किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो याद रखना है, यह उपयोगकर्ता केंद्रित पाठक और पुस्तक में मेल की बात करेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपयोगकर्ता केंद्रित होगा। और तीसरे अनुसार आपको ध्यान में रखना है, पुस्तक केंद्रित भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय का ओपन एक्सेस नीति की योग्यता, पाठक आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। आपको अब तो समझ में आ गया होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हमारा इतना बोल बोल के पढ़ाना और कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं? अलका दीदी आप ही बता दीजिए। और ऊपर चला गया सारा कमेंट, क्योंकि अनु दीदी भी हमारे साथ जुड़ी हुआ, और सारा कमेंट, मेरा कमेंट पढ़ने का स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसीलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। आपका नाम बहुत सारा ऊपर चला गया, ठीक है। तो कैसा लगता है आपको हमारा ये 40 मिनट हमारे साथ जो आप बिताते हैं? जरूर कमेंट करें लास्ट में। और आज हम नंबर नहीं लिखा है आपको 9525,
ये 51757 और 37 इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब आपको मेरा क्लास बड़ा अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर कोई बकवास नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग मॉक टेस्ट पे आते हैं, क्योंकि आपको किस तरह से क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा, यानी चौथे नियम से, जहां पर नियम कहता है कि ऐसा लाइब्रेरी हो जो पाठक का समय बचाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इससे जो प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार है। कह रहा कि सेव द टाइम ऑफ रीडर का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य उद्देश्य क्या है सेव द टाइम ऑफ द लाइब्रेरी का। तो ध्यान में रखना है, पुस्तक का प्रचार करना नहीं, पब्लिसिटी जरूरी है, लेकिन याद रखना है पब्लिसिटी जरूरी है, लेकिन पहले नियम में जहां पर कि पुस्तक का पहुंच हो, पुस्तक का पहुंच बच्चों तक होने के लिए पब्लिसिटी की जरूरत है। लेकिन अभी समय बचाए इसके लिए पब्लिसिटी जरूरी है क्या? देखिए ये ऑप्शन जो है ना, ये किसी न किसी नियम का ऑप्शन है। जैसे कि ये पुस्तकालय का प्रचार, इसको पब्लिसिटी के नाम से हम लोग प्रथम नियम में जाने थे, ध्यान में रखना है। तो ये पब्लिसिटी नहीं होगा। पुस्तकालय का डिजिटलीकरण, ये भी हमने पढ़ा है पहले और दूसरे में। याद रखना है, पाठक को शीघ्र जानकारी उपलब्ध कराना। शीघ्र जानकारी उपलब्ध कब होगा? इससे समझ में आ रहा है कि समय का बचत होगा, और समय का बचत यानी सेव द टाइम, बिल्कुल सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यही तो है। कैसा? तो चौथा नियम। देखिए कितना आसानी से, और ऑप्शन एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मिलता है। तो 1 का सी नंबर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप एक बार इसे शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा तो लाइव में जब मान लीजिए कि 100 प्लस फिर 1000 प्लस लाइव जुड़ेंगे, तो सोचिए मैराथन का तो एकदम मजादार, क्योंकि आपको देख के हमें जाने का मन नहीं करेगा, और विस्तार से एकदम पढ़ाएंगे, एकदम जबरदस्त। आपने मैसेज भी किया था कि सर मैराथन कराइए, तो ये 5वां नियम तक हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद मैराथन देंगे एकदम लगातार 2 घंटा। आपको टाइम एक दिन पहले बता देंगे, आप एकदम खा पी के बुलंद होके बैठे रहिएगा। क्लास का टाइम, एप्लीकेशन पे एक अरेंज ऑर्डर में क्लास होता है, और YouTube पर सुबह 7 बजे क्लास मिलता है निश्चित तौर पर, और फिर बीच में कभी कभी होता है। इसीलिए आपको जरूरी है पेड कोर्स। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से सुचारू रूप से पीडीएफ के साथ आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिले और तैयारी एकदम मुकम्मल तरीके से हो, तो आपको पेड कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। 499 जिंदगी में आएगा जाएगा, एक दिन पिज्जा नहीं खाएंगे आपका कोर्स परचेज हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, पेड कोर्स जरूर आपको ज्वाइन करना है। ऑफर का लाभ उठाइए। अभी हम उतरेंगे और ऑफर को हटा देंगे, क्योंकि कल तक ही ऑफर था, इसीलिए अब 2-3 घंटा होल्ड करते हैं। अभी जितने लाइव आए हैं हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपको 499 में ही आज देंगे, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। खुली पहुंच की प्रणाली, जो कि आपने 1 में भी पढ़ा, सीधा लाभ क्या होता है आपसे पूछा गया है, क्योंकि दूसरे में भी आपको खुली पहुंच पर चर्चा किया था, चौथे में भी अभी खुली पहुंच का था। देखिएगा चौथे में भी आपको हम दिखा रहे हैं क्या, तो खुली पहुंच। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है खुली पहुंच, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, चौथे नियम में भी खुली पहुंच दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा के ना पूछेगा, जिससे कि आप एकदम कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। देखिए खुली पहुंच प्रणाली का सीधा लाभ क्या होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चौथा नियम है या क्या है। आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल। अभी तो आपके मन में है कि हम आज चौथा थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपने क्वेश्चन देखा और पाठक का समय बचाए, यह आपने टिक कर दिया, यही किया है ना। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि खुली पहुंच प्रथम नियम में भी है, तो ऑप्शन आपको पढ़ना चाहिए। पुस्तकें सुरक्षित रखना, खुली पहुंच से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खुली पहुंच को अगर हम विस्तार से समझे तो सीधा सीधी गप है कि हमको पुस्तक लेने में कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, अदरवाइज एकदम माथा मेरा गर्म हो जाएगा। तो यही है खुली पहुंच, एकदम आजादी हो। तो ध्यान में रखना है कि यह सीधा लाभ क्या होगा, पूरा सुरक्षित रहने से कोई मतलब नहीं है, स्टाफ की आवश्यकता नहीं रहती है, बिल्कुल। अब आप यहाँ देखिए, स्टाफ की
खुली पहुंच में स्टाफ की आवश्यकता नहीं रहती है, बिल्कुल ये सही जवाब है। और पाठक का समय बचता है, यह भी सही जवाब है। पुस्तकें कम उपयोगी होते हैं, ये गलत जवाब है। अब आप बताइए कि ये एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं। ओपन एक्सेस कहता है कि स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बुक का अरेंजमेंट होना चाहिए, और पाठक का समय बचता है, यह भी चौथा नियम कहता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीधा सीधी खुली पहुंच की प्रणाली का लाभ पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा, इस तरह का देगा तो आपको बी एंड सी बोथ जरूर देगा, बी एंड सी बोथ आपको जरूर देगा, और यही आंसर टिक करना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करिएगा। फोर्थ नियम के अनुसार यह कहेगा तो आपका सी नंबर आंसर होगा, और यहां पर ये लिखना चाह रहे थे हम, ठीक है। अब अगर नहीं कहेंगे, सिंपल सा खुली पहुंच कहेंगे, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। आप क्या समझ पा रहे हैं? आप इलू कुमार, याद रखना है, आपने सी दिया है 2 का सी, तो क्या इस बात से आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि हाँ सर आपने यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन किया बिल्कुल सही किया? आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पुस्तकालय का स्थान किस प्रकार के पाठक के लिए समय को प्रभावित करता है? पुस्तकालय का स्थान अभी जस्ट बताए कि अगर आपका पुस्तकालय बहुत दूर में है तो आपको प्रभावित करेगा। इसका मतलब पुस्तकालय का स्थान किस प्रकार के पाठक को, पाठक के प्रकार आपको हम पढ़ाएंगे, लाइब्रेरी के प्रकार भी हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको विस्तार से हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पुस्तकालय का स्थान किस प्रकार पाठक के समय को प्रभावित करता है? तो आपको देखिए, समय अधिक समय में पहुंचते हैं, नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दूरस्थ स्थान पर पुस्तकालय लोकप्रिय बनता है, बिल्कुल गलत बात। केंद्रीय स्थिति समय बचाती है, या फिर स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, केंद्रीय स्थिति समय क्या बचाती है, तो याद रखना है कि अगर विद्यालय है तो उसके सेंटर में होना चाहिए लाइब्रेरी, बिल्कुल यही है हमारा सेंटर, बोले तो हिंदी में केंद्रीय स्थिति। आप देख लीजिए, सेंटर को यहाँ केंद्रीय स्थिति कह के दिया है, तो सोच सकते हैं कि ऑप्शन इसी तरह से घुमावदार हो रहेगा। तो केंद्रीय स्थिति समय को बचाती है, और यही है हमारा इसका जवाब, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली स्वचालित निर्गमन के लिए उपयुक्त किया जाता है? स्वचालित है, यानी आपको स्वयं ही इसको हैंडल कर लेना है। कौन सा प्रणाली है? कार्ड प्रणाली, कूपन प्रणाली, RFID प्रणाली और टिकट प्रणाली। आप कार्ड प्रणाली को जानते हैं, कार्ड सिस्टम होता है ना, लेकिन कार्ड को आपको किसी को तो शो करना पड़ेगा ना, तो ये स्वचालित नहीं हुआ। कूपन प्रणाली, तो कूपन आपको कोई रिलीज करके देगा, तभी आपको क्या होगा? एक्सेस मिलेगा लाइब्रेरी में। देखिए, RFID प्रणाली इसका सही जवाब है। टिकट प्रणाली आप जानते हैं, इसमें भी किसी न किसी व्यक्ति का दरकार है। RFID क्या होता है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे, आप निश्चिंत रहें। आपको हम शब्दावली पढ़ाएंगे, जहां पर ये सब शब्द को विस्तार से इसके फुल फॉर्म के साथ व्याख्या करेंगे, यही काम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम यूनिट वाइज करेंगे, तो फिर कुछ बच नहीं जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल हॉट टॉपिक पहले पढ़िए, है ना। आपने कमेंट किया था, क्या किया था सर, यूनिट वाइज पढ़ाइए। देखिए, यूनिट वाइज में आपको भी बोरियत लगेगा, क्योंकि वो कंटेंट जो यूनिट वाइज एकदम मामूली सब है, वह ज्यादा कारगर नहीं है। इसीलिए ध्यान में रखना है, आपको हम यूनिट पढ़ाएंगे, लेकिन हम 5-10 टॉपिक जो डेमो के रूप में हम दे रहे हैं, ये हमारे भी पेड कोर्स का हिस्सा है, इसीलिए आप डेमो के रूप में हॉट कंटेंट को ही देखें। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। DDC, बिल्कुल ड्यूबे डेसिमल सिस्टम, ये हो गया हमारा सिस्टम, याद रखना है। ये हो गया हमारा प्रणाली में क्या है हमारा, तो कैटलॉग बनाने के लिए यूज होता है, पुस्तक बेचने के लिए नहीं। DDC का यूज जो होता है पुस्तक को व्यवस्थित तरीके से सजाने में होता है, ध्यान में रखना है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
पाठक गाइड यानी गेट के आगे में जो निर्देशिका रहता है, याद रखना है, उसको बोलते हैं स्टैक रूम निर्देशिका। क्या बोलते हैं, एकदम रटिए, स्टैक रूम निर्देशिका उसको कहते हैं। और इसका उपयोग किस लिए करते हैं, जो क्या करे, पुस्तकों के स्थान को जानने में, या फिर पुस्तक लौटाने के लिए, स्टाफ से मिलने के लिए, बैठने के जगह के लिए नहीं, पुस्तकों के स्थान जानने के लिए कि कौन सा पुस्तक कहाँ है। यही है हमारा स्टैक रूम निर्देशिका। स्टैक मतलब कहाँ पर वो रखा गया है, तो ये ध्यान में रखना है। यह पुस्तकों के स्थान को जानने के लिए जो पॉइंट था, लोकेशन, ये है हमारा विद्यालय का सॉरी पुस्तकालय का लोकेशन। याद रखना है, पुस्तकालय का लोकेशन है, लेकिन ये पुस्तक का लोकेशन के लिए आपको स्टैक रूम निर्देशिका का पालन करना पड़ेगा, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज किस प्रकार समय बचाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पुस्तकों को पुस्तकें पाठकों को पुस्तकें दे देती है, पाठकों को शीघ्र जानकारी उपलब्ध होती है। बिल्कुल, संदर्भ सेवा पाठकों को शीघ्र जानकारी देता है। शीघ्र करने का मतलब समय से है, और समय मतलब चौथा समय। याद रखना है आपको, चौथा अवस्था, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो एकदम हमारा जो है पाठकों को शीघ्र जानकारी उपलब्ध करा दे, यही है हमारा संदर्भ सेवा। विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां किसमें सहायक है, विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां अभी जस्ट हमने बताया आप सभी को क्या है। तो याद रखना कि पुस्तकों का मरम्मत, बिल्कुल गलत। अलमारियों की सफाई में, अरे यार, या सामग्री तक पाठक की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ओपन एक्सेस में विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां, याद रखना है कि सामग्री तक पाठक को पहुंचाने में मदद करता है और उसका समय भी बचाता है, जो कि चौथा नियम है। चौथे नियम का पालन किसका दायित्व है, याद रखना है, केवल लाइब्रेरियन का, केवल पाठक का, केवल सरकार का, या सभी संबंधित पक्षों का। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा कि लाइब्रेरी से जुड़े हुए हर एक पहलू का, चाहे वो लाइब्रेरी अध्यक्ष हो, या फिर स्टाफ्स हो, या फिर वहां के बुक्स होंगे, या फिर वहां के रीडर्स होंगे, सभी का दायित्व है कि वह आपके समय को बचाए। और यही कह रहा है कि चौथे नियम का पालन सभी से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसडीआई सेवा का उद्देश्य क्या है, याद रखना है, कल के क्लास में हमने सभी पर विस्तार से व्याख्या किया है। एसडीआई को भी हमने वहां पर शामिल किया था। यह क्या है, तो यही है हमारा सेलेक्टिव, याद रखना है, सूचना उपलब्ध कराना, यानी चयनित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आप एसडीआई का यूज करेंगे, ध्यान में रखना है। उसके साथ देखिएगा, कैटलॉगिंग प्रणाली में क्रॉस रेफरेंस, ये कल भी क्वेश्चन आया था। याद रखना है कि क्रॉस रेफरेंस क्या है, यह है वैकल्पिक शब्दों से मार्गदर्शक देना, दर्शन देना, ध्यान में रखना है। वैकल्पिक शब्दों से मार्गदर्शन देना हो जाता है कैटलॉगिंग प्रणाली में क्रॉस रेफरेंस। एकदम रटिए ये सब चीज, कुछ बातें हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं और उसको आपको याद करना होगा। ध्यान रखना है कि पुस्तकालय में RFID तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। पुस्तकालय में RFID तकनीकी का यूज, याद रखना है, ये क्या है हमारा, याद रखना है क्या है, तो दस्तावेजों की वापसी और उसको देना, यानी दस्तावेज जारी करना और उसको वापस लेने के लिए यूज होता है टर्म RFID, ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्गीकरण योजना का उद्देश्य क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वर्गीकरण योजना में क्या होता है, तो ध्यान में रखना है कि लेखक के नाम के अनुसार पुस्तक रखना नहीं होगा, विषय अनुसार व्यवस्था करना, यही हो सकता है। अल्फाबेट को सजाना बिल्कुल गलत है, कीमत के अनुसार रखना गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विषय अनुसार सिस्टम में किताब को व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण प्लान यानी योजना का अर्थ होता है। पाठकों को न्यूनतम समय में जानकारी देना किस नियम
की पुष्टि करता है। समय आपका चौथा अवस्था, ध्यान में रखना है, आपका चौथा अवस्था चल रहा है। आप जल्दी से जॉब ले लो। मेरा तो हो गया, तेरा कब होगा कालिया। सोच लीजिए, अगर जॉब नहीं लेते हैं तो सोच लीजिए क्या होगा, ब्याह ही नहीं होगा आपका। मेरा तो हो गया, तेरा क्या होगा कालिया। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल, पुस्तकालय के स्थान के निर्धारण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? पुस्तकालय के स्थान का निर्धारण करने में परिवहन की सुविधा, परिवहन की सुविधा मतलब आपको आने जाने में किस तरह से सुविधा होगा, उस सुविधा को देखते हुए क्या करेंगे, आप लाइब्रेरी का लोकेशन को सेट करेंगे, कहां पर लाइब्रेरी स्थित होगा, वो परिवहन सुविधा याद रखना है आपको। परिवहन सुविधा ही सिद्धांत में कहा गया है। आपको लग रहा होगा कि जहां ज्यादा जनसंख्या होगा वहां भी तो लाइब्रेरी खोलेंगे तो पैसा कमाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना है, यह सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी पुस्तक के खरीदने और बेचने का नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या से कोई बात नहीं है, बस उसका पहुंच आसान हो और स्थान के निर्धारण के लिए परिवहन सुविधा यानी आने जाने का कैसा साधन होगा, इस पर ध्यान रखना चाहिए। पुस्तकालय में याद रखना है सेफ रेक्टिफिकेशन, सेफ रेक्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, याद रखना। ये सभी टर्म आप नोट कर लीजिए ना, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर ये सब पॉइंट जो आप क्लास में बोले थे कि एक्सप्लेन करेंगे अलग से, वो आपको हम लिस्ट दे रहे हैं। प्लीज आप मेरा थोड़ा सा मदद कीजिए। ये सब जो टर्म आ रहा है ना, उसको शब्दावली के सीरीज में हम डालेंगे। ध्यान में रखना है कि उसमें आपको क्या करेंगे, तो ये शब्दावली के टर्म में आपको हम पढ़ा देंगे। सर टेलीग्राम ग्रुप है आपका, बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप भी है, आज से उसको एक्टिवेट कर देते हैं हम, है ना। आप राष्ट्र एजुकेशन सर्च करेंगे और मेरे यूट्यूब वाला लोगो आपको वहां मिलेगा, या तो आपको हम क्या करेंगे, इस वीडियो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां पर जाएंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। आपको भी लग रहा है ना कि व्हाट्सएप पे जुड़ने में थोड़ा सा प्राइवेसी का दिक्कत है, आपका नंबर शेयर हो जाएगा, उस चीज को हम भी समझ सकते हैं, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को हमने एक्टिवेट कर दिया है और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आज ही सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है कि सेफ रेक्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये सेफ रेक्टिफिकेशन मतलब सेफ में किस तरह से आप अलग अलग तरीके से पुस्तक को सजाते हैं, यानी पुस्तकों को सही क्रम में बनाए रखना सेफ में, वही है हमारा सेफ रेक्टिफिकेशन। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कौन सी सेवा पाठक की आवश्यकताओं के अनुसार सूचना चयनित करके देती है, सूचना चयनित करके देने का काम करता है, ये हमारा SDI, क्या है SDI, अभी जस्ट आया था, बिल्कुल ये बातें होगा, इस पर हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। यदि स्टाफ और सहयोगी हो तो किस नियम का सबसे अधिक उल्लंघन होगा? अब बताइए, तो ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। बिल्कुल आपके कहे अनुसार टेस्ट लीजिए ना ग्रुप में। देखिए ग्रुप में टेस्ट लेने में बहुत परेशानी होता है ना, उसके लिए हमको अलग से स्टाफ और उसके साथ लगा रहना पड़ता है, इसीलिए टेस्ट की सुविधा हमारे एप्लीकेशन पर, जब एप्लीकेशन पर हमारा वर्क हो रहा है तो एप्लीकेशन पे ही ऑल इंडिया रैंक का टेस्ट होगा, और हम टेलीग्राम पे टेस्ट का बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म जो है मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर टेस्ट फैसिलिटी है। आपको उसी पेमेंट के अमाउंट में 499 या फिर बढ़ा हुआ रेट 699, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। मैक्सिमम 999 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ध्यान में रखना है आपको, टेस्ट की सुविधा आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, व्हाट्सएप से जुड़े और टेलीग्राम से भी आज से जुड़ जाए। नियम, कौन सा नियम असहयोगी स्टाफ हो किस नियम में सबसे अधिक
उल्लंघन होगा तो ध्यान में रखना, जब क्या कहते हैं स्टाफ सहयोग नहीं करेगा तो आपको सबसे पहले समय का बर्बादी होगा और कुछ नहीं जाएगा आपका। सबसे पहले समय आप तो खोजिए लीजिएगा, आप कंप्लेन करिए दीजिएगा, है ना, कुछ तो व्यवस्था आप करिए दीजिएगा। हम जान रहे हैं, हम लोग बिहार से हैं, है ना, तो वाट तो लगाइए देंगे स्टाफ का, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और समय से संबंधित है हमारा चौथा नियम, ध्यान में रखना है स्टेक रूम गाइड, यानी आपको स्टेक रूम गाइड मतलब निर्देशिका पढ़ा दिए हैं। पाठकों को किस प्रकार से सहायता देती है, तो स्टैक मतलब ही होता है कि वहां पर इस तरह से सजा हुआ, यानी पुस्तक को रेक तक शीघ्र पहुंचाने में यह मदद करेगा, आपको जल्दी से बुक को खोजने में और वहां रखने में मदद करता है। यह निर्देशिका ध्यान में आपको रखना है। समय बचाने हेतु कैटलॉग में कौन सी विशेषता उपयोगी है? कैटलॉग आप बना दिए, क्या व्यवस्था कैटलॉग में कर दीजिएगा, जो कि क्या होगा आपका यानी पाठक का समय भी बचा देगा। और वो ध्यान में रखना है, केवल पुस्तक का नाम होगा, लेखक का नाम होगा नहीं, बहुत सारी उसमें प्रविष्टि हो जाए। बहु प्रविष्टि प्रणाली का अगर आप फॉलो करते हैं तो कैटलॉग के द्वारा समय को बचाया जा सकता है। पुस्तकों का फिजिकल डिस्प्ले याद रखना है, पब्लिसिटी के अंतर्गत फिजिकल डिस्प्ले पाठकों के समय के बचत को कैसे सहायक होता है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को चौथे नियम पर हम ला रहे हैं इस तरह के ऑप्शन के साथ। तो फिजिकल डिस्प्ले पाठकों का किस तरह से समय बचाता है, ध्यान में रखना है। आकर्षण बढ़ाकर नहीं, पढ़ने की रुचि बढ़ाता है बिल्कुल नहीं, चयन प्रक्रिया को त्वरित करके, वाह यही त्वरित वर्ड तो शीघ्र को दिखाता है, और शीघ्र जो है वो चौथे नियम को बतलाता है, और चौथा नियम समय को बचाता है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। फोटोग्राफी के माध्यम से अवसर देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए RFID प्रणाली में पाठक को किस स्तर पर लाभ पहुंचता है, तो ध्यान में रखना है यह क्या है, दस्तावेज के निर्गमन यानी जारी करना, आपको बुक देना, और उसके रिटर्न के लिए याद रखना है RFID सिस्टम लाया गया है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चौथे नियम के अनुसार कैटलॉगिंग प्रणाली में सामग्री आधारित पहुंच क्या प्रदान करता है, तो ध्यान में रखना है कि वह क्या है, कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग मतलब होता है प्रदर्शित करना किसी भी अच्छे तरीके से, यानी क्या करेंगे उसको शो करेंगे, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है प्रत्यक्ष पहुंच, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन एक्सेस। देखिए अब हिंदी देख लो भाई, है ना, तो ये हो गया ना पुस्तक की सामग्री तक प्रत्यक्ष पहुंच, यही है हमारा ओपन एक्सेस। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाएंगे, समय हम बचा रहे हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपयोगकर्ता का समय बर्बाद नहीं करते, बर्बाद करती, अधिक समय बर्बाद करती है? अगर आपको अच्छे तरीके से वर्गीकरण नहीं मिलता है, खराब वर्गीकरण। डिजिटल लाइब्रेरी में पाठक का समय बचाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी में क्या जरूरी है, तो सर्च कर लीजिए, सर्च इंजन का उपयुक्त संचालन कर लीजिए, उससे डिजिटल लाइब्रेरी, जब हम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए चौथे नियम के अनुसार आधुनिक अनुकूलन किस माध्यम से होता है? आधुनिक अनुकूलन जो है वो मॉडर्न कैटलॉग तो हमारा क्या है, डिजिटल नहीं है, मोबाइल ऐप पर आधारित सेवा हो सकती है, मैनुअल रिकॉर्ड नहीं होगा, माइक्रो फिल्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठक की जानकारी तक शीघ्र पहुंच के लिए कौन सी सूचकांक की आवश्यकता होती है? पाठक तक पहुंचने के लिए याद रखना है, नामांकन नहीं होगा, लेखक जरूरी नहीं है, स्थान भी जरूरी है, विषय अनुक्रमणिकता याद रखना है, विषयवार अगर अच्छे से अरेंजमेंट है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि लाइब्रेरी बहुत दूर स्थित हो तो कौन सा नियम अप्रभावी हो जाएगा? याद रखना है, दूर होगा तो समय बर्बाद होगा, और समय है हमारा चौथा अवस्था, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। चलिए जस्ट इन टाइम इंफॉर्मेशन किस सिद्धांत, जैसे ही टाइम आया अपना टाइम चौथे दिन आएगा, याद रखना है।
और आज का 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेव द टाइम का सटीक व्याख्या करता है? पुस्तकालय को सजावट के लिए नहीं, पुस्तक स्वयं ढूंढनी चाहिए, देख सकते हैं ये भी हो सकता है। सूचना का त्वरित यानी शीघ्र, निर्देशित यानी हो गया क्या, तो आपको स्टैक बुक निर्देशिका यानी निर्देशित करना, और ओपन एसेस सरल पहुंच, यही तो है हमारा चौथा नियम। तो अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ 95251757 और 37 पर, नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे अच्छे मेरे मित्रों, ज्वाइन कीजिए एकदम फटाफट। ग्रुप ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, और आप चाहे गर्ल्स हो या बॉयज, किसी को भी तगड़े से झाड़ने में कसर नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कोई अगर लंपटबाजी करे ग्रुप में तो उसको एकदम धर के दबोच देना है, और इसीलिए ग्रुप में जुड़िए, कोई टेंशन नहीं आजकल, है ना, मॉडर्न एज है, इसीलिए किसी को कोई टेंशन भी नहीं है। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, एप्लीकेशन पर क्लास चल रहा है बेहतरीन तरीके से, डेली 3 घंटा। जीएस भी स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखिएगा। जीएस भी आपको 40 नंबर का पूछा जाएगा, 30 से 40 नंबर कोई काट नहीं सकता है। अगर बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है तो जीएस न हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रधानाध्यापक के बहाली में हमने देखा, ठीक है, तैयारी में भी देख रहे हैं आप, और अलग अलग जो बीपीएससी के थ्रू होता है आप जानते ही हैं, जीएस उसका हैंगओवर है, तो पूछेगा ही, इसीलिए ज्यादा होशियार ना बने और हमारे पेड कोर्स का चुपचाप हिस्सा बने, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर लें, किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई छूट चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 5वां नियम पुस्तकालय को किससे तुलना करके बताया गया है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल जीव से। देखिए कितना मजा आ रहा है ना, एकदम आपको बेहतरीन सेगमेंट मिलता है आपको आपके चाहते प्लेटफॉर्म पर। आप हमारे व्हाट्सएप से जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। रोज हमको कहना पड़ता है 9525175737। कभी कभी क्या होता है ना, एक्सट्रीम गर्मी है, आपको पता है, तो इसीलिए अनटाइमली क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाता है ना। जब भी थोड़ा माहौल शांत रहता है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा कोलाहल से कम रहता है, आपको क्लास अरेंज करके हम दे देते हैं। इसीलिए आपको कहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा। ध्यान रखिएगा, 5वां नियम किस बात की ओर जोर देता है? पुस्तकों के संरक्षण पर, पुस्तकालय के निरंतर विकास पर। बिल्कुल, और देखिए पुरानी पुस्तकों का मरम्मत पर नहीं, केवल डिजिटल पुस्तकालय पर नहीं, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है, किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत का, याद रखना है, 5वां सिद्धांत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तकालय संग्रह को किस प्रकार बढ़ाना चाहिए? यानी पुस्तकालय में जो संग्रह करने का है व्यवस्था, उसको किस तरह से बढ़ाना है, यह आपसे पूछा गया है। क्या या छिद्र रूप से यानी रैंडमली आप कर दीजिए, या फिर आप केवल विज्ञान विषय को बढ़ावा दीजिए, या संतुलित रूप से? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 5 का सी नंबर, संतुलित तरीके से पुस्तकालय संग्रह को आगे बढ़ाना चाहिए। अप्रचलित पुस्तकों का क्या किया जाना चाहिए? जल्दी से बताइए। 5वें नियम के अकॉर्डिंग असंतुलित क्या है हमारा अप्रचलित बुक, जो कि बहुत दिनों से रखा हुआ है, उसका कोई पाठक नहीं है, उस पुस्तक के साथ क्या किया जाना चाहिए? तो स्पष्ट रूप से कहा गया है 5वें नियम में कि उसे रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तकें अगर आपके बुक पुस्तकालय में है तो क्या करना चाहिए? तो ध्यान में रखना है, उसको तो संरक्षित करके अवश्य रखना चाहिए, और इसके लिए आपको प्रचार की आवश्यकता होगी, तो आपको पब्लिसिटी करना होगा, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण की योजना उपयुक्त है? डीडीसी याद रखना है, ड्यूबू याद रखना है, डेसिमल और क्लासिफिकेशन बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। सीसीसी का पूर्ण रूप याद रखना है आपको, क्या होगा? तो सी से क्लासिफाइड, सी से कैटलॉग और सी से कोड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सीसीसी में
तीसरे सी का मतलब क्या है, तो याद रखना है उसका मतलब है कॉर्ड। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि सी में पहले सी का मतलब क्या होता है, दूसरे सी का मतलब, तीसरे सी का मतलब क्या होता है, तो क्लासिफाइड याद रखना है, पहले सी का आंसर होता है। पुस्तकालय भवन को कैसा होना चाहिए, तो याद रखना है वो विस्तारणीय होना चाहिए, जिसे भविष्य में विस्तार कर सकते हैं, क्या तो क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, हम लोग उसका विस्तार कर सकते हैं। तो भवन कैसा होना चाहिए, विस्तारणीय होना चाहिए, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा मॉडर्नाइजेशन, याद रखना है, यानी आधुनिकीकरण। यह क्या अर्थ है इसका, लाइब्रेरी साइंस में मॉडर्नाइजेशन का अर्थ है, आधुनिकीकरण का अर्थ है डिजिटल होना, हर चीज का डिजिटल होना, क्यूआर कोड के साथ साथ आपको बार कोड रीडर का इस्तेमाल करना, ई लाइब्रेरी का यूज करना, ई बुक का यूज करना, ये सभी क्या है, यह है हमारा आधुनिकीकरण, यानी आपको डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटलीकरण, यह याद रखना है, मॉडर्नाइजेशन का याद रखना है, आपको उदाहरण है। स्टाफ की वृद्धि क्यों है आवश्यक, ये बताना है। तो याद रखना, सुरक्षा के लिए नहीं, संग्रह की निगरानी तो करना है लेकिन नहीं, बढ़ती सेवा को संभालने के लिए, बिल्कुल पॉपुलर आंसर है, ध्यान में रखना है। भविष्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कैसा भवन होना चाहिए, देखिए आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या जवाब दे पाते, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार के योग्य बिल्डिंग होना चाहिए। सुरक्षा उपायों के सम्मिलित क्या है, तो ध्यान में रखना है, सुरक्षा उपाय में क्या सम्मिलित होना चाहिए, मुक्त प्रवेश सुरक्षा से संबंधित नहीं है, हर दीवार पर पोस्टर तो पब्लिसिटी को दर्शाता है, सभी पुस्तकों के खुले पहुंच तो हर पाठक का एक पुस्तक और एक पुस्तक का पाठक, ये बातें हो गया। याद रखना है इसमें से एक ही द्वार, यह क्या है, सुरक्षा का मानदंड है, याद रखना है आप सभी को। चलिए, क्या है, जब पुस्तकालय बड़ा होता है तो क्या होना चाहिए, किताबें कम करनी चाहिए, बिल्कुल गलत, फर्नीचर हटाना चाहिए, नहीं, स्टाफ को बढ़ाना चाहिए, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पांचवा नियम किस पर आधारित है, जल्दी से बताइएगा, भौतिक विस्तार, सोच के देखिए, पांचवा नियम भौतिक विस्तार कहा गया है, एकदम क्रिटिकल आंसर इसका है, ध्यान में रखना है। सामाजिक आवश्यकता, केवल डिजिटल सेवा हटा दीजिए, केवल आर्थिक नीति हटा दीजिए, सामाजिक आवश्यकता और विस्तार, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आपका आंसर, भौतिक विस्तार। इसमें क्या क्या आएगा, पुस्तकों में वृद्धि, भौतिक हो गया, विद्यालय के भवन में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वृद्धि, ये भी भौतिक विस्तार हो गया, तो हमारा ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो गया। AACR का उपयोग किस लिए करते हैं, तो याद रखना है, सूचीकरण के लिए, कैटालॉगिंग के लिए। पुस्तकालय संग्रह को क्या होना चाहिए, संग्रह को कैसा होना चाहिए, तो यह एक गतिशील होना चाहिए, हमने आपको बता दिया कि वृद्धि के लिए गतिशील एक संस्था है पुस्तकालय, ध्यान में रखना है। किस स्थिति में पुस्तकालय अपनी प्रासंगिकता खो देगा, यदि उसे समय के साथ अद्यतन न हो, अद्यतन मतलब उसमें अपग्रेड ना करेंगे अगर समय के साथ, तो यह क्या हो जाएगा, इरिलीवेंट हो जाएगा। किस शब्द में प्रासंगिकता खो देगा यानी इरिलीवेंट हो जाएगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म को किस रूप में देखा गया है, तो इसे एक जैविक विकास यानी जैविक के रूप में देखा गया है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय एक जीव के समान क्यों है, क्यों है बताइए, क्योंकि यह चलता है, बेवकूफ जैसा ऑप्शन, क्योंकि यह समय के साथ विकसित होता है, बिल्कुल सही जा, क्योंकि इसे जीव होता है, नहीं, क्योंकि यह बोलता है, नहीं, दो बोलता है। आगे देखते हैं, पुस्तकालय विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो पुस्तकालय के विकास में पाठक, याद रखना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान में आप सभी को रखना है।
नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि डिजिटल संसाधनों का समावेशन किसके अंतर्गत होता है, आपसे पूछा गया है। ध्यान में रखना है, डिजिटल जैसे ही आया ये आधुनिकीकरण, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तकालयों का कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? केवल सूचीकरण के लिए, केवल सदस्यता के लिए, सभी हाउस कीपिंग कार्यों के लिए, केवल ऑनलाइन कैटलॉग के लिए। अब देखिए यहाँ पर केवल लगा दिया है। हाउस कीपिंग कार्य मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हाउस कीपिंग मतलब क्या हो गया कि पाठक के जरूरत को, उसके जरूरत के अकॉर्डिंग सब चीज उपलब्ध हो जाए, इसी को हाउस कीपिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग होटल में रहते हैं, हाउस कीपिंग को बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके हर एक जरूरत को पूरा करने में सक्षम होता है। उसी तरह से लाइब्रेरी में भी अगर ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, सभी हाउस कीपिंग कार्यों के लिए कंप्यूटरीकरण आजकल आधुनिक युग में इसकी मांग हो गई है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं कौन सी सेवा पाठकों में खोज को आसान बना देती है, जल्दी से बताइएगा। खोज को आसान बनाता है रेफरेंस सर्विसेज। क्या होता है, हमने आपको विस्तार से समझाया है। कौन सी चीजें स्थिर नहीं होती है, जल्दी से बताइएगा। पुस्तकालय का दृष्टिकोण, ध्यान में रखना है, यह स्थिर नहीं गतिशील होती है, याद रखना है आप सभी को। पुस्तकालय का कौन सा पक्ष बदलते समय के साथ विकसित हो रहा है? तो पुस्तकालय में संग्रह का जो पैटर्न है आधुनिकीकरण में बदल रहा है, स्टाफ हमेशा बदलते रहते हैं, सर्विसेज का तरीका बदलते रहता है। यानी आपको याद रखना है, इस संग्रह, स्टाफ और सेवा, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ये है क्या, तो बदलते पक्ष में ध्यान में रखना है, समय के साथ जो बदलाव हो रहा है। पुस्तकालय को ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कहने का क्या तात्पर्य है? क्यों? क्योंकि यह बढ़ता भवन केवल नए पाठक, निरंतर विकसित, बिल्कुल निरंतर विकसित होने वाली यह संस्था है, इसीलिए इसे ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कह के पुकारा गया है। पुस्तकालय की डिजिटलीकरण का विकास का भाग, बिल्कुल डिजिटल हो गया तो मॉडर्न, याद रखना है आधुनिकीकरण। और 30वां क्वेश्चन ध्यान में रखना है, 5वां नियम किससे संबंधित है? तो 5वां नियम पुस्तकालय को भविष्य की तैयारी और विस्तार के तहत हम लोग इसे देखते हैं। तो 5वां नियम कुछ भी नहीं था, बस आपको यह ध्यान में रखना है कि पुस्तकालय का विकास उसी तरह से होता है जिस तरह जीव का विकास होता है। जीवन के विकास में जिस तरह से अलग अलग पहलू होते हैं, और पुस्तकालय विकास में कौन कौन से पहलुएं होती है, इस पर हम आपके साथ आज का सेशन साझा किए। ये टॉपिक खत्म होता है, विस्तार से हमने आपको पढ़ाया। आपको एक वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा बेहतरीन कंटेंट। आप निश्चिंत हमारे साथ रहें, और आपको मोबाइल नंबर पे हमें कॉल करना है, आपको ऑफर का लाभ उठाना है, पेड कोर्स को ज्वाइन करिए करिए करिए, इतना नहीं बोलेंगे। आज 12 बजे रात तक, जी हाँ, ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो अब आपको प्राइस सीधा सीधी कितना में याद रखना है, 699 में अब आपको संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन पर। कोई विशेष छूट चाहिए तो आप 9525175737 पर कॉल करके आप हमें कहेंगे कि सर हम आपका शुरू से क्लास देख रहे हैं, आप हमें कुछ मदद कीजिए, तो हम विचार करेंगे। लेकिन अभी प्राइस एप्लीकेशन पर आपको अब यही शो करेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आपको लगातार 3 घंटे का क्लास एप्लीकेशन पर मिल रहा है, जहां कंप्यूटर भी शुरू हो चुका है, जीएस भी शुरू हो चुका है। आपको पढ़ना पड़ेगा सब, तो अभी से लग जाइए, अदरवाइज जीएस पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि चुनाव का समय है, तो कभी भी नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम त्वरित तरीके से ले लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। तब तक आप लोग इसी तरह से प्यार बनाते रहिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। ग्रुप में अगर आप ज्वाइन कर गए तो आप उस ग्रुप में अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं। तो आप ऐड मेंबर पर जाकर ग्रुप में खुद ही अपने दोस्तों को जोड़िए, जो भी लाइब्रेरी साइंस करके बैठे हुए हैं, लाइब्रेरियन में एम लिप बी लिप करके बैठे हुए हैं, उनको जोड़िए ताकि उनका भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।